बच्चों, आज हम यहाँ कीन्स का मुद्रा सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। केन्जियन थ्योरी ऑफ मनी। इसको समझने के लिए हमें कुछ समीकरणों का सरलीकरण कर उन्हें समझना होगा। इन समीकरणों के माध्यम से जिन्होंने केन्स ने जिनके पर आधारित अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया, हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पहले केन्स कैम्ब्रिज व्याख्या से ही सहमत थे, लेकिन उन्होंने बाद में इसमें कुछ संशोधन पेश करके फिर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसको केन्जियन अप्रोच के नाम से जानते हैं, जो इस समीकरण के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। समीकरण जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये इक्वेशन n = p k + r k' और p = n/k × r k'। अर्थात इसके अंदर अब ये क्या है, इनको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए, n का तात्पर्य है चलन में नगद कोशों की कुल मात्रा। n = जितने भी नगद कैश उपलब्ध हैं अर्थव्यवस्था में, वो n को स्पष्ट करते हैं, और p सामान्य कीमत स्तर है, और k वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा जो समाज द्वारा नगद के रूप में रखी जाती है। समाज जिन्हें अपने हाथ में नगद कैश के रूप में रखता है, वह मात्रा k के द्वारा यहाँ पर बताई गई। और r बैंकों की जमाओं के पीछे नगद राशि का अनुपात। बैंकें हमेशा जो जमा रखती हैं उनके पीछे कैश उपलब्ध होता है। इस रेशो को r के द्वारा स्पष्ट किया गया है, डिनोट किया गया है। और k1 वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है जो समाज द्वारा बैंकों में जमा के रूप में रखी जाती है, लेकिन इसमें केवल वही जमाएं शामिल हैं जो तत्काल चेक द्वारा निकाली जा सके। तो केन्स ने ट्रीटीज ऑफ मनी नामक अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत का विश्लेषण किया, और उन्होंने इस सिद्धांत को 3 समीकरणों के माध्यम से बताया। इसमें वो जो 3 समीकरण मुख्य हैं, वो पहला है उपभोग वस्तुओं का मूल्य स्तर, दूसरा कुल उत्पादन संबंधी सामान्य मूल्य स्तर, और तीसरा विनियोग वस्तुओं का मूल्य स्तर। इन समीकरणों के माध्यम से केन्स ने अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया। अब इनको समझने के लिए, केन्स के सिद्धांतों को समझने के लिए उनकी कुछ विशेषताओं को हम यहाँ देखेंगे, जिससे कि हम आगे इस संपूर्ण सिद्धांत का विश्लेषण कर सकें, इसका अध्ययन कर सकें। तो इस केन्स के समीकरण की जो मुख्य विशेषताएं हैं, उसमें सबसे पहली विशेषता है मुद्रा मांग का दृष्टिकोण। यही केन्जियन का बहुत सबसे महत्वपूर्ण चेंज, एडिशन, आप जिसे भी कुछ भी कह सकते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण एडिशन था, चेंज था, जिसके माध्यम से केन्स अपने आप को अन्य विश्लेषणों से पृथक करते हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा मांग का दृष्टिकोण, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मांग कुछ उद्देश्यों को लेकर होती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि व्यक्ति अपनी आय का एक भाग जो उसे आय के रूप में प्राप्त होता है, वह उसका एक भाग बैंक के अंदर रख देता है और शेष भाग खर्च कर देता है। तो खर्च जो करता है वह 3 कारणों से खर्च किया जाता है, अर्थात मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। केन्स ने ये बताया कि व्यक्ति जो अपने हाथ में मुद्रा रखता है खर्च करने के लिए, उसके 3 रीज़न होते हैं। उसमें सबसे पहला है लेन देन का उद्देश्य, यानी रोज़मर्रा के खर्चे जो ट्रांजिट हैं, प्रतिदिन के जिन खर्चों के लिए व्यक्ति मुद्रा की आवश्यकता जिसे होती है, तो इसमें मुद्रा की मांग प्रतिदिन के होने वाले खर्चों की मांग को बताती है। दूसरा है सतर्कता उद्देश्य, यानी किसी भी इमरजेंसी आवश्यकताओं को मीट करने के लिए, कोई बीमार हो जाए
या कोई आवश्यक कोई ऐसी वस्तु हमें खरीदनी हो, इस प्रकार की आवश्यकता के लिए जो पैसा रखा जाता है, जिस मुद्रा की मांग व्यक्ति करता है, उसे सतर्कता उद्देश्य से की जाने वाली मांग कहते हैं। और तीसरा है सट्टा उद्देश्य, यानी स्पेकुलेशन उद्देश्य के लिए जो पैसा की आवश्यकता होती है उसे सट्टा उद्देश्य में रखा गया। अर्थात कीन्स के अनुसार व्यक्ति लेन देन के उद्देश्य के लिए, सतर्कता उद्देश्य के लिए और सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग करता है और अपनी आय का कुछ हिस्सा अपने हाथ में रखता है, क्योंकि उसे इन तीनों उद्देश्य के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है, और बाकी हिस्से को वह बैंक में जमा करा देता है। तो उस बाकी हिस्से को वह अपने बैंक में जमा करा देते। उसी प्रकार से बैंकें भी अपना जो जमा उनका बैंक जनता द्वारा की गई जमा है, उसका कुछ हिस्सा अपने तरलता के रूप में अपने पास जमाओं में रखती है और शेष हिस्से को वह जनता के उपयोग के लिए प्रदान कर देती है। इस प्रकार मुद्रा की मांग के दो घटक हैं। पहला, जनता द्वारा अपने पास रखे जाने वाले तरल कोष, और दूसरा, बैंकों द्वारा जनता के उपयोग हेतु रखे जाने वाले तरल कोष। तो मुद्रा की मांग मिलकर MD = K + KRK। K जनता द्वारा रखे जाने वाले तरल कोष और RK- बैंकों द्वारा रखे जाने वाले तरल कोष। तो इस प्रकार मिलकर मुद्रा की मांग क्रिएट होती है। तो कीन्स ने ये मुद्रा की मांग का ये समीकरण K + RK- के माध्यम से हमें यहाँ स्पष्ट किया। तो सबसे पहले तो कीन्स का एडिशन ये है कि उन्होंने मुद्रा में मांग के दृष्टिकोण का एडिशन किया, जो हमारे यहाँ पर आपने अभी देखा। और दूसरा यह है कि उसका विश्लेषण जो है अल्पकालीन विश्लेषण है, अल्पकालीन घटनाओं का वर्णन करता है, और इसलिए इसको अधिक उपयोगी माना गया। क्योंकि अल्पकाल में K, R और K1 तो स्थिर होते हैं, इसलिए P में परिवर्तन मुद्रा की पूर्ति N के माध्यम से ही होते हैं। लेकिन मुद्रा की पूर्ति में भी परिवर्तन मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों को भी प्रभावित करते हैं। ये यहाँ उनका सबसे महत्वपूर्ण, जो उन्होंने ये कहा कि मुद्रा की पूर्ति स्थिर होते हुए भी मुद्रा की मांग के तत्वों K, R और K- के परिवर्तन भी मुद्रा के मूल्य स्तर को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट ये है कि साख मुद्रा का समावेश। कीन्स ने अपने विश्लेषण में साख मुद्रा का भी समावेश किया। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ मुद्रा ही नहीं, वरन साख मुद्रा भी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करती है। और लास्ट पॉइंट है कि मुद्रा मूल्य स्तर पर मुद्रा मांग का अधिक प्रभाव। कीन्स ने मुद्रा की पूर्ति की अपेक्षा मुद्रा की मांग को मुद्रा मूल्य निर्धारण में अधिक महत्व दिया। तो ये है कीन्स के समीकरणों का विश्लेषण। अब इनकी कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको मैं यहाँ बताती हूँ कि कीन्स के समीकरण के गुण कौन कौन से हैं, जिनके आधार पर हम इन्हें अन्य उनसे पृथक करते हैं। तो सबसे पहला है कि ये अधिक युक्ति संगत है। अर्थशास्त्रियों ने ये बताया कि मुद्रा की मांग को व्यवहारिक दृष्टिकोण से उन्होंने प्रस्तुत किया है और मुद्रा की मांग को पूर्ति की अपेक्षा अधिक महत्व देकर मुद्रा के मूल्य के निर्धारण संबंधी विचार को अधिक व्यवहारिक बनाया है। इसलिए यह अधिक व्यवहारिक है, अधिक युक्ति संगत है। दूसरा ये कि अल्पकालीन विश्लेषण है, तो ये हर छोटे और बड़े घटनाओं के परिवर्तनों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो कि दीर्घकालीन विश्लेषणों से बेहतर है। और तीसरा ये कि उपभोग के महत्व पर बल दिया है। इसने ये सिद्ध किया कि मूल्य स्तर लोगों के उपभोग आदतों व तरलता पसंदगी पर अधिक प्रभाव पड़ता है, जबकि समाज में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का प्रभाव कम होता है। यानी मूल्य स्तर पर लोगों के उपभोग की आदतें और अपने हाथ में मुद्रा को रखने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ये उनका नया समीक्षण था कीन्स का, इसलिए ये अधिक व्यवहारिक प्रतीत हुआ।
और अंतिम ये है कि साख मुद्रा को महत्व, उन्होंने अपने समीकरणों में साख मुद्रा के महत्व को उजागर किया। उन्होंने बताया कि बैंक भी साख का निर्माण कर मुद्रा मूल्य स्तर पर ठीक इसी प्रकार प्रभाव डालते हैं जैसे विधिग्राह्य मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार कीन्स के समीकरणों के माध्यम से उन्होंने समीकरणों में ये उनके मेरिट्स थे जो कि उन्हें अन्य उनसे पृथक करते हैं। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मुद्रा के चलन वेग की उपेक्षा की है। यहाँ चलन वेग का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। मांग की अपेक्षा पूर्ति को अधिक महत्व दिया है और समीकरण के विभिन्न घटकों को सही माप करना कठिन होता है। इन चीज़ों पर लेकर मुद्रा के कीन्स के समीकरणों की आलोचना की गई और इन आलोचनाओं को के आधार बनाकर और आगे फ्रीडमैन द्वारा और नए समीकरण प्रस्तुत किए गए। लेकिन कीन्स का जो विश्लेषण है वह आर्थिक सिद्धांतों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए मुद्रा की मांग और मुद्रा की मात्रा के बारे में कीन्स का विश्लेषण अपना स्थान रखता है।